मॉर्निंग। कैसा रहा ये वाला मॉर्निंग और ये वाला हफ्ता? Good morning, sir. It was nice. ठीक था। 6 सेशंस हमारे हो गए हैं। 6 सेशंस, है ना? और अब जो है, थोड़ी पैटर्न्स और इंटरप्रिटेशंस की तरफ हमारा अब रुझान जाना चालू होगा। और अब हम धीरे धीरे वो टेम्पलेट बनाना शुरू करेंगे और टेम्पलेट की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है अगले क्लास में हम पैटर्न्स रीड करना शुरू करेंगे, जो अब स्टैकअप करेंगे। वो पीसेस ऑफ पजल्स को अलग अलग रखा है, अब उसको जोड़ना चालू करेंगे। तो आज वाली क्लास जो है, इसके अंदर पार्टिसिपेंट गाइड सबके पास है? गिव मी अ हैंड्स अप अगर पार्टिसिपेंट गाइड सबके पास है तो। जी जी। चलिए, बहुत Yes, sir. बात। मेरी छोटी वाली बेटी है, 12 साल कंप्लीट करने वाली है। तो अब जब से ज्योतिष का अध्ययन चालू हुआ है, तो 3 तरीके का जन्मदिन मनाया जाता है हमारे यहाँ। एक मनाया जाता है तिथि बेस्ड, दूसरा मनाया जाता है नक्षत्र बेस्ड, और तीसरा मनाया जाता है जो वेस्टर्न के हिसाब से जो कुछ भी है। तो एक बार कभी बात करते हुए मैंने उसको बोला, बड़ी वाली बिटिया के साथ तो काफी कॉन्वर्सेशंस चल रही होती है कि तुम्हारे को ये करना चाहिए, तुम्हारे को ये करना चाहिए, दिस इज व्हाट योर बर्थ चार्ट इज सेइंग। तो वो बोलते हुए बड़ी कॉन्वर्सेशंस को सुनती रहती है छोटी वाली। वो सुनते हुए कहती है, पापा व्हेन आर यू गोइंग टू टेल मी, मेरी चीजें आप कब बताओगे? तो मैंने कहा 12 साल का इंतजार कर लो, उसके बाद। तो सबसे बड़ी उसकी एक्साइटमेंट यही है, इस वाले बर्थडे को कंप्लीट करने वाली है अभी थोड़े दिनों में, उसकी एक्साइटमेंट यही है कि पापा इज एबल टू लुक एट माई चार्ट एंड स्टार्ट टेलिंग मी सर्टेन थिंग्स दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ। तो मुझे लगता है कि सबको ये जानने की इच्छा बड़ी रहती है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और मुझे लगता है ज्योतिष आपकी अवेयरनेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकता है। और जैसी हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो बाकी चीजें फिर सुचारू हो जाती हैं। तो अवेयरनेस की इस जर्नी में आज थोड़ा और आगे चलते हैं। और इस सेशन में हम एक नई किताब, अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं उसके बारे में, तो लघु पराशरी। लघु पराशरी मैं जो रेफर करता हूं, श्री ओपी शर्मा, उनकी लघु पराशरी है। और ये 42 श्लोक हैं। मीनू जी, आप हंस रही हैं, शायद आपके पास ये किताब ऑलरेडी है या नहीं है। तो तो ये लघु पराशरी में 42 श्लोक हैं। और इस 42 श्लोक के अंदर 42 श्लोक्स ओनली। और ये इतना इंटेंस है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शुरू में लोग लघु पराशरी पढ़ते थे, तो ये छोटी सी किताब विथ 42 श्लोक ये लेकर के कई सालों तक इसका अध्ययन चलता रहता था, कई सालों तक। ये इतनी गूढ़ विद्या है। तो आज हम लघु पराशरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जो अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, उसके ऊपर हम पक्का करेंगे। हम 12 घरों को फिर से आज रिविजिट करेंगे। कई बार हमने नेचुरल वर्सेस फंक्शनल मेलिफिक की बात की है, इस क्लास में भी और अदरवाइज भी। उसके बारे में आज हम थोड़ा और पक्का करेंगे। उसके बाद हम 159 त्रिकोण पे वापस आएंगे। 159, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये पराशर मुनि ने आपके आपके चार्ट्स पे 159 को सबसे बेनिफिक प्लैनेट्स बोले हैं। और उसके अंदर वन वन कितने बेनिफिक हैं, 5 कितने हैं, 9 कितने हैं, उनकी हायरार्की को समझेंगे। उसके बाद एक छोटा सा सेगवे लेंगे और योग कारक के बारे में बात करेंगे। सारी फाउंडेशंस चल रही हैं। उसके बाद एक सैटर्न रिटर्न, ये वाला थोड़ा ना हम प्रैक्टिस करेंगे विद इन द ग्रुप, कि सैटर्न रिटर्न में आपके जीवन में क्या शनि से रिलेटेड कुछ चीजें हुई हैं। ये थोड़ा सा एक आज टेस्ट करके देखते हैं सबके साथ कि ये तो किताबों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, क्या वो सही में होता है। वो टेस्ट करेंगे, रिटर्न 30 साल वाला। और उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे, वो दशा, आपके जो लग्न, जो लॉर्ड हैं, उसके दशा की बात करेंगे। थोड़ी सी बातें फिर उसके बाद 9th हाउस की करेंगे। और 9th हाउस में पितृदोष अगर आपने सुना है, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। भाई, सारे बेनिफिक्स की बात हो गई, तो मेलिफिक्स की भी बात करनी जरूरी होगी। तो मेलिफिक्स की भी बात करेंगे। उसके बाद जो है हम न्यूट्रल्स की बात करेंगे। और न्यूट्रल्स के बाद हम करेंगे इंप्रेशनेबल लॉर्ड्स की बात करेंगे।
तो ये हमारी पूरी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो अलग अलग हमारे पीसेस ऑफ पजल्स थे, उन अलग अलग पीसेस ऑफ पजल्स को हम समझ जाएंगे इस सेशन के बाद। इसके बाद उन पीसेस ऑफ पजल्स को जोड़ना चालू करेंगे ताकि हमारी अवेयरनेस लेवल्स आगे बढ़ सके। तो करते हैं शुरुआत। नेचुरल क्लासिफिकेशन, जब आपने वो 5 रूल्स किए थे, घर की स्थिति कैसी है, हर घर कुछ कहता है, 5 रूल सबको याद है? गिव मी अ थम्स अप अगर याद है तो। 5 रूल्स सबने किए थे? ऑसम। तो 5 रूल्स में जो हमने बताया था कि नेचुरल बेनिफिक्स 4 प्लैनेट्स को लेते हैं, याद है कौन से थे वो नेचुरल बेनिफिक्स? जुपिटर, सन, मून, वीनस। सन था? नहीं, सन नहीं था। जुपिटर, मरकरी, Not वीनस sun. जुपिटर, मरकरी, वीनस, मरकरी, जुपिटर वीनस एंड और मून। मून था। Venus, मून और Jupiter. मरकरी। मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, है ना? तो वो हमने बात की थी कि जो नेचुरल बेनिफिक्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, लेकिन जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो लग्न के हिसाब से बदल जाएंगी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल मलिफिक, फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल न्यूट्रल्स और फंक्शनल कहीं भी कोई भी स्वभाव ले सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज आपके चार्ट में क्या है? मेरे ख्याल से आप सबके पास अपना अपना चार्ट है, या फिर जो भी चार्ट आप सैंपल यूज करना चाहते हैं सबके पास है। तो उस चार्ट को मैं वापस दोहराता हूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपने चार्ट पे ऑब्सेस्ड हो जाइए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आज यूनिवर्सल वर्सेस लग्न स्पेसिफिक की बात करेंगे। हमारे को हाउस कंडीशंस एनालिसिस ऑफ कोर्स 5 रूल में हमने इसका यूज किया था, आपने देखा था। लेकिन फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक, ये आपको आपके जीवन में क्या चल रहा है, उथल पुथल क्या चल रही है, ये यही प्लैनेट्स आपको बताएंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा। क्यों? कि दशाएं बताती हैं कब होगा, योग बताते हैं क्या होगा। याद है? ये गोल्डन रूल है हमारा। तो जो दशाएं हैं, उन दशाओं में अब हमें यह समझ में आना चाहिए, मेरे फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट की दशा चल रही है या फंक्शनल बेनिफिट की प्लैनेट की दशा चल रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं यार मेरी तो राहु की केतु की चल रही है, मैं क्या करूं ना, तो ये उस कैटेगरी में नहीं था। तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन फंक्शनल मेलिफिक, फंक्शनल बेनिफिक, न्यूट्रल, ये दशाओं अंतरदशाओं के खेल में आपको पैटर्न बता सकते हैं। इसका मतलब आपके पास ऐसी दृष्टि हो सकती है जो ईश्वर ने दी है कि मेरा आगे आने वाला समय ऐसा हो सकता है, और यह दशा अंतरदशा पे डिटरमाइन करेगी। इसके लिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन की जरूरत है। यह प्लैनेट का नेचुरल गुण धर्म है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि शनि का अगर गुण धर्म है पीड़ा देना, तो शनि का गुण धर्म पीड़ा देना होगा। गुरु का गुण धर्म है अगर ज्ञान देना, तो वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये घरों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा हमने आपको बताया था कि ये बृहत पराशर होरा शास्त्र, उस शास्त्र से मोस्टली हमारे टेक्स्ट लिए गए हैं। और आज मैंने एक किताब का नाम आपको बताया है। कितने श्लोक हैं 42। किताब में? 42। 42। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग सुन रहे हैं, 42 श्लोक हैं। और कितने कितने सालों तक पढ़ते थे पुराने लोग? बहुत सालों तक। बहुत सालों तक। शायद काशी जा करके, और मतलब 10 साल के लिए अपने आप को लॉक कर लेते थे इस 42 श्लोक को जानने पहचानने के लिए। इतनी गूढ़ विद्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को एक ज्योतिष का विद्यार्थी मानता हूं, और शायद जब तक मैं लास्ट ब्रेथ ले रहा हूंगा, ये मतलब मैं इस विद्या को विद्यार्थी ही मान सकता हूं। इसमें इतनी गूढ़ चीजें हैं। चलिए, लेकिन आप लोग फाउंडेशंस को अगर समझ रहे हैं अच्छे से, तो पैटर्न्स आपको कहीं ज्यादा समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा हमने एक कहा था कि 3 मोस्ट बेनिफिक लॉर्ड्स, तो अब इसको देखते हैं। 3 मोस्ट बेनिफिक लॉर्ड्स,
अब अगर हम ये कुंडली उठाएं तो आप मुझे बताइए इसमें मोस्ट बेनिफिक लॉर्ड्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सन है। जुपिटर है, मार्स है, सन है। ऑसम आकाश, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूं। मुझे आज भी ध्यान है, वो बातें गूंजती हैं व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड व्हेन यू आर सेइंग कि मैं तो बड़ा नया हूं, समझ में नहीं आ रहा, बट 6 क्लासेस में 6 घंटे में आपने इतना सब कुछ सीख लिया। वेरी गुड। बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो 1, 5 और 9 त्रिकोण में हैं। ये समझ में आ गया? लोगों को याद है विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान की बात की थी, या केंद्र या त्रिकोण की बात की थी, आपको याद है? यस जी विष्णु। Yes, sir. तो इसमें मैं जरा केंद्र को मार्क कर देता हूं। यही है केंद्र हमारे। Yes, sir. Yes, sir. और त्रिकोण कौन सा है? 159. 159 159 त्रिकोण है। 159. यही है त्रिकोण। हाँ जी। किसी को कुछ पैटर्न नजर आ रहा है इसमें? कुछ मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैंने one- त्रिकोण ड्रॉ किया है और कोण ड्रॉ किया है, तो हुआ क्या है? 1 is in both first house. One common है. 1 जो है कॉमन है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी. तो इसमें अगर लघु पराशरी को पढ़ा, उसमें भी क्या होता है कि बेसिक टेक्स्ट होती हैं और उस टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारे जो लोग उस पे कमेंट्री करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फर्स्ट हाउस केंद्र है या त्रिकोण है? बोथ। दोनों दोनों। कुछ Yes. लोगों का मानना है, क्लासिक टेक्स्ट में मानना है कि भाई त्रिकोण का मतलब 5 और 9 है और केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 है। ठीक है, कुछ लोगों का यह मानना। आपका क्या मानना है? बोथ। दोनों Both. दोनों। दोनों मानेंगे? Yes, sir. मानेंगे? सर बिल्कुल तो दोनों मानेंगे सर। हमारा भी यही मानना है। आपने जो पढ़ाया हम तो वही मानेंगे। और मैं बिल्कुल अपनी सर। विद्या अपने गुरु के ऊपर दे देता हूं। मैं गुरु की तस्वीर सामने रखता हूं, बिल्कुल यहाँ पे जहां पे है, यहाँ पे उनकी तस्वीर होती है मेरे। तो त्रिकोण इसलिए माना गया। त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? त्रिकोण मीन्स ट्री। त्रिकोण में ट्री का मतलब क्या है? तीन. 3 है ना। 3 ट्राइन में ट्राई का मतलब क्या है? 3 3 है ना। तो कैसे हम छोड़ सकते हैं? हाउ कैन अ ट्राइन बी 5 and 9 ओनली? तो यही लॉजिक लगा करके जो आपका लग्न का स्वामी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और ये जब ट्रांजिशन करता है ना लग्न का स्वामी, इसकी दशा अंतरदशा जो आती है, आपके लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। डिफाइनिंग मोमेंट का मतलब समझते हैं? आपकी जिंदगी का डिफाइनिंग मोमेंट होता है। इवेंटफुल। इवेंटफुल, ठीक है। और डिफाइनिंग मोमेंट क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन. जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। और जब कोई गुड चेंज आएगा, गुड जी, चेंज आएगा, चेंज आएगा, बदलाव आएगा। बदलाव तो चल रहा है। अच्छा अच्छा बदलाव में, मेरे ख्याल से वो अच्छा बदलाव के लिए होगा। अच्छा बदलाव, ठीक है, ओके। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। और को अगर मुझे चुनाव करना हुआ एक जवाब का, तो मैं अभी और को ने जो जवाब दिया वो मैं डेफिनेटली उससे रिलेट करता हूं कि डिफाइनिंग मोमेंट मतलब आगे आपकी जिंदगी कैसी होगी वो डिफाइन होता है, वो चेंज होता है। तो वो आपकी जो दशा है वो डिफाइन करती है। किसकी दशा? लग्न की। लग्न लॉर्ड लग्न की लॉर्ड। दशा। दशा में अंतरदशा को भी हम इस सीक्वेंस में ले सकते हैं, महादशा या अंतरदशा। ठीक है। तो इस चार्ट पे क्या चल रहा है वो ऐसा कुछ चल जो रहा है। चार्ट हम देख रहे हैं? जुपिटर जुपिटर महादशा है। जुपिटर की महादशा चल रही है। लग्न लॉर्ड की दशा लग्न चल लॉर्ड की महादशा चल रही है। ऑसम, थैंक यू चंदन। मूल त्रिकोण का ही ज्यादा एविडेंट है इधर। मूल त्रिकोण, मजा आ गया। तो लग्न लॉर्ड की दशा चल रही है। क्या इस टाइम पे संभव है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट हो सकती हैं? ऑफ कोर्स। हो सकता है course. बिकॉज त्रिकोण में केतु भी है, उसकी बीच में अंतरदशा आ रही है हाँ 26 में। ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक वो कह रहा हूं, ठीक है। ग्रेट है कि हम लोग सब
इंटरप्रिटेशन उस लेवल पे भी लेके जा रहे हैं, पर अभी फोकस रखते हैं सिर्फ किस पे? लग्न लॉर्ड पे। लग्न लॉर्ड की जब भी दशा अंतरदशा आती है, आपके डिफाइनिंग मोमेंट्स आपके जीवन में होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी अपनी अपनी कुंडली में कब लग्न की दशाएं आ रही हैं या अंतरदशाएं आ रही हैं। अब मुझे यह बताइए, इस चार्ट के ऊपर अगर हमने देखना है कि त्रिकोण में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको दिख रहा है प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हैं? Yes. मून, मर्क्यूरी, केतु। मरकरी केतु। या और हमें यह भी दिख रहा है कि इस के अंदर अगर अंतरदशा को अगर हम लें, कौन सी अंतरदशा चल रही है अभी? केतु, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी 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 की अंतर्दशा मर्करी की चल रही है, शुरू हो गई। केतु की 6-10 पे शुरू होगी, 6 अक्टूबर पे शुरू होगी। आकाश, इज दैट क्लियर? जैसे एस्ट्रो पेज में हम लोग देखते हैं तो उसमें अंतर्दशा खत्म होने की डेट आती मुझे है। पता था आप ये सवाल करोगे, इसीलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट किया। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग है। जिस सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में जहां पे वो खत्म हो रहा है वहां पे ये शुरू होती है। ये बेचारा सीधा साधा है जो आपको नजर आ रहा है वहीं से शुरुआत होगी उसकी। तो इसमें जुपिटर केतु की शुरुआत 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर से। आपको पता है कि केतु एक्टिव होगा, तो आप देख पा रहे हो कि जुपिटर यानी लग्न लॉर्ड एक्टिव होगा और केतु जहां बैठे हैं उस जगह पे एक्टिव होगा, पंचम भाव एक्टिव होगा। ये पैटर्न्स देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, लग्न लॉर्ड जहां जाता है वहां आप ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्शियसनेस ज्यादा अवेयर होती है। तो इस केस में फिर क्या हो रहा है? लग्न लॉर्ड कहां पे गया? 6th हाउस। 6th हाउस में। इसका मतलब क्या है? अगर आपने पार्टिसिपेंट गाइड पढ़ रखा है तब तो आपको इसका आंसर पता है कि मैं कहां लेके जा रहा हूं। कितने लोगों ने पढ़ लिया है पार्टिसिपेंट गाइड? पढ़ा तो है। पढ़ने के बाद फिर से ये करने में ना दोबारा पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस क्लास का मतलब ही यही है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड 6th हाउस। हाँ जी पवन। हाँ सर, बोलूं मैं कि सर आपने पूछा था कि क्या हाँ, होगा फर्स्ट हाउस लॉर्ड 6th में क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है और आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? सर देखिए, लगन लॉर्ड 6th में गया, एक तो वो शत्रु राशि में है, लेकिन वो उस हाउस को सही करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसको हेल्थ संबंधी और ये सब प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और रेट्रोग्रेड भी है सर। गलत हो सही हुई ये बता दीजिए बस। नहीं नहीं, मतलब आपकी इंटरप्रिटेशन सही है। उसी तरीके से जोड़ना है हमने चीजों को, तो इसी तरीके से हमने चीजों को जोड़ना होता है। लेकिन एक चीज जो हमें समझनी चाहिए कि हर प्लेसमेंट की 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या इस प्लेसमेंट को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि अवेयरनेस लेवल इस जातक का लोगों की पीड़ाओं के प्रति बहुत ज्यादा होगा? क्या यह संभव है? क्या यह स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है? बिल्कुल सर, पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। हर प्लेसमेंट का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और हमें उस प्लेसमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही ढूंढना है हमेशा। पीड़ाएं तो सब देख रहे हैं, सब बता रहे हैं, हमें देखना है कि हर एक प्लेसमेंट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। आप सबकी थंबप्रिंट बहुत यूनिक है। ईश्वर ने आपको नवाजा है बहुत अच्छी चीजों से, और उस चीज को आप समझिए कि आपको किस चीज से नवाजा गया है। तो आप यह कह सकते हो कि भाई फर्स्ट हाउस 6th में चला गया, पीड़ाएं होंगी, बीमारी होगी, ऑल दैट थिंग विल बी देयर। लेकिन क्या यह संभव है कि इस जातक को लोगों की पीड़ाओं समझने की बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी, हाई होगी? लोग क्रोध क्यों कर रहे हैं उसको समझने की ज्यादा ये होगी। रोग, रिपु और ऋण से रिलेटेड बाय डिफॉल्ट एनालिसिस है। तो एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं, पूछ लेते हैं। पूजा जी आप हैं यहां पे जी? ये आपकी कुंडली है जी। क्या जो हम कह रहे हैं उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं? मैं पता नहीं, बाय नेचर कंपैशनेट हूँ। मतलब कोई मुझे अपना तकलीफ बताता है तो मैं बहुत जल्दी द्रवित हो जाती हूँ, ये मेरा नेचर है बेसिकली। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस लेवल हाई होगा लोगों की पीड़ाओं के प्रति, मतलब
हाँ, बहुत हद तक है। मेरे स्वभाव का है ये पार्ट बेसिकली। सर ये नवांश पे तो 12 पे चला गया है, उधर स्वस्थान है। है जी। ये जाके जाके पावर ज्यादा ही बढ़ेगा सर। मतलब गुरु विल व्हेन एवर इफ द प्रोफेशन इज रिलेटेड टू सर्विस, वो तो पीक पे चले जाएंगे सर। नवांश में तो 12 पे है और 12 रेट्रोग्रेड भी है। वो 12th राशि पे, पाइसिस पे चले गए। सॉरी सॉरी, बट हाँ पाइसेस हाउस पे है। इज 10th हाउस. हाउस इज 10th हाउस। यस, सॉरी सॉरी सॉरी, पाइसेस राशि पे है। करेक्ट। तो आई लाइक दैट इंटरप्रिटेशन। आप एक इंटरप्रिटेशन लग्न की कर रहे हैं, दूसरी नवमांश की कर रहे हैं। अभी हम लग्न पे फोकस रखते हैं इस क्लास में, हाँ सर। आएंगे नवमांश पे। बट लग्न में आपको एक पैटर्न समझ में आया? एक और देख लेते हैं। यंगेस्ट मेंबर ऑफ द एस्ट्रो कोच फैमिली। हमें सिर्फ लग्न लॉर्ड देख के क्या समझ में आ रहा है? नाइन्थ फर्स्ट हाउस. हाउस देख के क्या समझ में आ रहा है? 9th house. 9th हाउस। नाइन्थ हाउस, क्या समझ में आ रहा है? भाग्य भाव, भाग्यशाली, भाग्यशाली, लक, भाग्यशाली, और क्या समझ में आ रहा है? Higher studies. Higher हायर studies, स्टडीज समझ में आ रही है। और Even क्या? chances of foreign travel depend on the long Mahadashta. distance travel, yeah. The सर good बुद्धि relationship बहुत with तेज होगी authority, father. और फादर धर्म के प्रति वो And होगा, also मतलब Mercury is धर्म in के प्रति friendly मानने sign, वाला so होगा। will be very benefic. मानने वाला होगा, सर राइट? टीचर बनेगा सर, टीचर। टीचर, वेरी गुड। आदित्य मतलब सन एंड मर्क्यूरी तो हमारे वो शुरू हो गए प्रणव। हमारे बैकअप प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है, अगले 30 साल के बाद की बैकअप प्लानिंग, है ना? हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कॉन्शियसनेस लेवल 5th हाउस से टीचर है, तो 9th हाउस में नाइन्थ हाउस, आचार्य है, नेक्स्ट लेवल। तो बाय डिफॉल्ट वो कॉन्शियसनेस वहां पुल करेगी, ठीक है? और विजडम, देख लेते हैं ये कॉन्शियसनेस कहाँ है। 12th हाउस. ये तो 12th हाउस, 12th हाउस में बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहे हैं? Law of स्पिरिचुअलिटी, isolation Spiritual, and आइसोलेशन, spirituality. सर आइसोलेशन, फॉरेन फॉरेन में लैंड, खर्चे करने में। खर्चों में, करेक्ट। तो ये चीज हमें अब धीरे धीरे पकड़ लेनी। ये क्या हो रहा है? Again, maybe 9th house. again 9th house. अगेन 9th हाउस, ठीक है? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि फर्स्ट हाउस जो है योग कारक ग्रह है। अब योग कारक, मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दी है। योग कारक जो होते हैं, अगर आपका केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक ही हो जाए तो वो योग कारक ग्रह बन जाता है। आप अपनी कुंडली में अपने योग कारक को पहचाने। अब मैं इसमें केवियट दे देता हूं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपकी सबकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड सबको मिला है और सबकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। अब कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जिनमें फर्स्ट हाउस लॉर्ड के अलावा भी योग कारक ग्रह हैं। ये आपकी पार्टिसिपेंट गाइड में नहीं है, ये कोर्स के बाहर का मैं अभी बता रहा हूं। कुछ कुंडलियां कौन सी हैं? सर अगर तीनों ही घर जो हैं 159 उनके 3 अलग लॉर्ड्स हों तो 3 योग कारक आपके प्लैनेट्स बन जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट हाउस दीपक योग कारक ग्रह है। ओके। योग कारक की कंडीशन क्या है? एक ही प्लैनेट केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो तो वो प्लैनेट योग कारक बन जाता है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है, यहां पे हमने देखा था, फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है इस कुंडली में कौन है? मरकरी। मरकरी, वो योग कारक बन गया। क्यों? कि ये केंद्र भी है और ये त्रिकोण भी है। आर यू विथ मी? एवरीबॉडी विथ मी? Yes. यस, अब हमारे पास 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी कुंडलियां योग कारक ग्रह बनाएंगी, योग कारक चार्ट्स बनाएंगे। वीनस की जितनी कुंडलियां हैं, वीनस लग्न की जितनी कुंडलियां हैं, वीनस क्या है? टॉरस टॉरस, एंड लिब्रा। क्लियर? एवरीबॉडी विथ मी? मैं भी दिखाता हूं, मैं पहले बता रहा हूं फिर दिखाऊंगा। वीनस की जितनी कुंडलियां हैं, टॉरस एंड लिब्रा, उनके लिए योग कारक ग्रह
शनि हैं। अभी देख लेंगे एज एन एग्जाम्पल, देख ही लेते हैं। ये कुंडली देख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा प्लैनेट है जो केंद्र का भी लॉर्ड है और त्रिकोण का भी लॉर्ड है? नाइन्थ लॉर्ड, Saturn. 10th लॉर्ड, सैटर्न। नाइन्थ सर लॉर्ड और Venus. 10th लॉर्ड, गिव मी अ थम्स अप अगर बात समझ में आ रही है तो। ठीक है, 9th and 10th lord है। 9th और 10th लॉर्ड यानी टॉरस लग्न के जितने भी लोग हैं, शनि उनके लिए क्या बन गया? योग कारक। और योग कारक जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन गया। इस कुंडली में वीनस तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट हाउस लॉर्ड, और साथ में एक और योग कारक मिल गया इनको। कौन सा योग कारक मिला? सैटर्न, शनि। Saturn, सर कर्माधिपति, शनि। धर्माधिपति योग। नहीं, शनि। हाँ। अब देखते हैं दूसरी कुंडली। ये कौन सा? फिर से शुक्र का, मैंने बोला था शुक्र की दो 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 होंगी, एक टॉरस होगा और एक लिब्रा होगा। एवरीबॉडी विथ मी? Yes. तो इसमें फिर मुझे बताएं कि केंद्र और त्रिकोण का एक ही लॉर्ड कौन सा बन गया? शनि फोर्थ सर हाउस, फिफ्थ हाउस। Fourth and fifth house, Saturn. फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस सैटर्न, इसमें भी आपको फोर्थ हाउस केंद्र का हो गया और फिफ्थ हाउस त्रिकोण का हो गया। तो ये भी हमारा शनि जो है योग कारक ग्रह हो गए। याद करने की चीज है, वीनस के दोनों लग्न चार्ट जो आपको मिलेंगे उनके योग कारक आपको कौन मिलेंगे? शनि। Saturn. और को आपका सवाल आपको याद है वीनस और सैटर्न वाला? Yep. अब समझ में आ रहा है? कुछ Yeah, सवालों का जवाब मैं उसी समय नहीं देता हूं, स्वयं जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं शनि। तो शनि के कौन से होते हैं? 10th 11th। वीनस होंगे और वीनस। Aries. शनि में, नहीं, शनि, ये Saturn. अमिताभ बच्चन जी की कुंडली निकाल दी मैंने। 10। तो शनि में कोई एक ऐसा प्लैनेट है जो केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है? 4 and 9। नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर वीनस वीनस। 4 जो है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। Venus. और 9th हाउस का लॉर्ड भी कौन है? Venus. क्लियर हो गया? यस। अब तो और को तो पक्का ही हो गया मेरे ख्याल से, है फिर ना? इसमें योग कारक फिर ये हो गया ना Saturn. इसमें योग नहीं। कारक, इस कुंडली में योग कारक वीनस हो गया। वीनस। Venus हो गया। वीनस बोथ। उस कुंडली में योग कारक शनि था, इस कुंडली में योग कारक वीनस हो गया। Venus. इस कुंडली में योग कारक कौन है? अब मैं किसी से पूछता हूं, प्रेम आप बताएंगे इस कुंडली में योग कारक कौन है और क्यों है? ये भी जरा बताइए सबको। ये किसी कुंडली है, मतलब 10th हाउस से कुंडली स्टार्ट हो रही है, 10th नंबर से। सर ठीक शनि है, की है ना, ये तो शनि की स्टार्ट हो हाँ रही ये है। शनि लग्न लॉर्ड हैं, करेक्ट। 2 और 7 पांचवा घर और 10वां घर। पांचवा घर, और 7. 7th राशि, 10th हाउस। 7th राशि, 10वां घर। तो वीनस इसका कारक वीनस। तो केंद्र का स्वामी वीनस भी है और त्रिकोण का भी स्वामी वीनस भी है। क्लियर हो गया? Yes. एवरीबॉडी विथ मी, गिव मी अ थम्स अप अगर बात समझ में आ गई। यानी किसी भी आप लोगों के पास कहीं से भी अगर नंबर 2 या नंबर 7 की असेंडेंट हैं तो शनि आपके योग कारक हो गए। शनि को पकड़ लीजिएगा शनि को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। क्लियर? इन एडिशन टू वीनस, क्योंकि वीनस आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी होंगे। और अगर आपकी मकर लग्न या नंबर 10 या 11 ये दोनों हुई तो उसमें आपके वीनस जो हैं वो आपके योग कारक ग्रह बन जाएंगे। और योग कारक क्यों पहचानना जरूरी है? क्यों हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे कुंडली में योग कारक कौन है? क्यों होनी चाहिए? सर जब उनकी महादशा और अंतरदशा आती है, दैट हैज अ पॉजिटिव एंड डिफाइनिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ। योग कारक ग्रह, दीपक आपने सही बोला, योग कारक ग्रह सिंगल ग्रह, सिंगल प्लैनेट, बिना किसी कंजंक्शन के, बिना किसी चीजों के आपको राजयोग टाइप ऑफ सिचुएशन आपके लिए बनाते हैं। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि योग कारक ग्रह कौन है। अब दूसरी कुंडलियों को देख लेते हैं। शोमी आप बताएंगे इस कुंडली में
दो सवालों का जवाब आप दीजिए कि ठीक है एक तो ये कौन से लग्न की कुंडली है जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं? सर। कैंसर कर्क लगन की। कैंसर कर्क लगन। क्या इसमें कोई आपको योग कारक ग्रह नजर आ रहा है? सर कैंसर का कौन सा होता है ये तो अभी पता नहीं है। कैंसर का तो एक अभी देख के बता सकते हैं ना। कौन? हमें रूल लगाना है ना इस पे। रूल क्या लगाना है? कोई एक ऐसा ग्रह है जो केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो। जी। दिख रहा है क्या? तो चंदन आपको पता लग गया है। दीपक आपको ही पता लग गया है। सर नहीं, मेरे को नहीं तो पता देते चला, देते देते लेट मी सर टेक एन नहीं असेसमेंट। इसका नहीं पता। सर नहीं मैं पता लग रहा? बताऊं? सर 1 और 8 है। मार्स। तो ये देखिए, एक नंबर जो है मार्स। ये किसके स्वामी हैं? ये तो मार्स। एरीज एक नंबर कौन ऑन करता है? मार्स। 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 हाँ जी। और ये 8 नंबर जो नंबर भी पंचम भाव में, ये मार्स। कौन ऑन करता है? मार्स। यानी ये मार्स। केंद्र के लॉर्ड हो गए जी अच्छा और ये सर। त्रिकोण के लॉर्ड हो गए। जी हाँ जी हाँ जी। तो कर्क लगन की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह हो गए। क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी जी। अब अब हो गया क्लियर। अब एक और देख लेते हैं। तो अब एक और चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में ये कौन से लग्न की कुंडली है? तो लियो। लियो। लियो लियो। सन। मीनू आप बताएंगी इसमें कौन से योग कारक हैं या नहीं है? सर सिंह लगन में तो एक ही ये अपने है कोई? में समार सर मंगल मार्स। मार्स है इसमें सर। 8 वो 4th and 9 वन मार्स है। ये केंद्र है। हाँ सबको जी। नजर आ और रहा है? ये मार्स। हाँ जी वृश्चिक और ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। क्लियर है? कौन है? हाँ जी। तो मंगल है। मार्स है सर इनमें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कितनी कुंडलियों को मिल गया योग कारक? एक रिपीट कर लेते हैं। 6 तो कुंडली को सर सर। कैंसर का और लियो का दोनों का ही फिर मार्स हो गया। कैंसर और लियो दोनों को मार्स, 10 और 11 दोनों को वीनस, और 2 और 7 दोनों को सैटर्न। सैटर्न। यही हैं 6 कुंडलियां जिनमें आपकी जो लग्न है उसके अलावा भी एक और प्लैनेट है जो कि योग कारक है। बाकी कुंडलियों में योग कारक ग्रह इन एडिशन नहीं होते। क्लियर हो गया? तो ये समझना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि योग कारक ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब हायरार्की, हम वापस आ रहे हैं 159 के ऊपर। 159 की जब हम हायरार्की देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड को बेनिफिट लॉर्ड बोला गया। 5th हाउस लॉर्ड को ज्यादा बेनिफिक बोला गया और मोस्ट बेनिफिक किसको कहा गया? 9th। 9th हाउस लॉर्ड। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमने लॉर्ड्स को चेक करना है तो इसको हमने कहा 1, 2 एंड 3। मैंने 159 इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर किसका आया? 9 9 में जो 9 मोस्ट बेनिफिक इज 9। ठीक है, मोस्ट बेनिफिक इज 9। और 1, 4, 7, 10 में मोस्ट बेनिफिक कौन सा आया? 10। ठीक है, यही पैरेलल हमने ड्रॉ करना है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में, आपको याद है 4 तरीके के संबंध बनते हैं। आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरीके से 10th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड अगर किसी तरीके का संबंध बनाएं, संबंध याद है 4 तरीके से? संबंध अगर बनाएं तो इसी को कहते हैं धर्माधिपति, कर्माधिपति, राजयोग। अब मैं एक छोटा सा बस दे देता हूं, एक क्लू आपको जो 8th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। राजयोग किसी भी कुंडली में तभी बनता है जब कोई भी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, कोई भी केंद्र का स्वामी या कोई भी त्रिकोण का स्वामी किसी तरीके का संबंध बना ले तो कुंडली में राजयोग हो गया।
ये धन योग नहीं है, धन योग अलग है। राजयोग का मतलब है कि बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो राजयोग और धन योग अलग है, बट राजयोग हमने बताया कि किसी भी केंद्र के स्वामी ने किसी भी त्रिकोण के स्वामी के साथ किसी 4 तरीके से संबंध बना लिए तो राजयोग है। राजयोग फलित कब होगा? टाइम जब उसकी दशा आएगी। राजयोग में 2 प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन योग कारक एक ही प्लैनेट बेचारा याद राजयोग क्रिएट कर देगा। आर यू क्लियर? इसीलिए अगर आपकी टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर या लियो, अगर इन 6 लग्नों में आप हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी फर्स्ट हाउस की जो दशा चलेगी, इन एडिशन आपको एक और दशा मिलेगी, और वो होगी योग कारक ग्रह की, जिस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। Sir, could you repeat the 6 rashis again? Libra, Taurus. 6 राशि को आसान तरीका है, मैं बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। वीनस की दोनों हैं। शनि और शुक्र, वीनस, शनि और शुक्र को याद कर लेते हैं, चंद्रमा और सूर्य को याद कर, बस इतना ही याद कर लें आप। The Saturn, Venus, Moon and सैटर्न, वीनस, मून एंड सन। okay, thank you. तो सैटर्न की दोनों राशियां होंगी, टॉरस एंड लिब्रा। हाँ, और 10 and 11 का वीनस, उन दोनों का ये हो गया, वीनस का हो गया, और सन एंड मून, यही याद रखना है। ये 6 कुंडलियां योग कारक ग्रह बनाती है। सर आपने जो भी योग बोला, तो 9th and 10th लॉर्ड को ही सिर्फ देखना है कि हाँ ये त्रिकोण और उसके लॉर्ड को देखना है? मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल जो दिया उसमें यह बताया कि धर्माधिपति, कर्माधिपति, मैं 2 स्टेटमेंट बता देता हूं। स्टेटमेंट नंबर 1, कोई भी केंद्र का स्वामी किसी भी त्रिकोण के स्वामी के साथ किसी तरीके का संबंध अगर बना ले तो वो राजयोग है। अब इन राजयोगों में जो सर्वोत्तम राजयोग है वो है 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ। 10th हाउस केंद्र हो गया, 9th हाउस वो हो गया। क्यों कि 159 में 9th हाउस सबसे प्रबल है, 14710 में 10th हाउस सबसे प्रबल है। तो उधर से केंद्र का सबसे प्रबल और त्रिकोण का सबसे प्रबल, ये सबसे प्रबल राजयोग मानते हैं। क्लियर हो गया? सर जैसे मेरी कुंडली में 9th वाला जो है वो 10th में बैठे हैं, 10th वाले 9th में है, तो वो उसमें केंद्र का कुछ नहीं है। इस सवाल का जवाब हम लोगों से ही पूछ लेते हैं जी। तो परिवर्तन योग हो गया ना। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या कंडीशन मीट हुई? संबंध बनाया 9th हाउस लॉर्ड ने 10th हाउस से, 10th हाउस लॉर्ड ने 9th से संबंध बनाया है। yes, बना लिया था वैसे तो। संबंध कैसा संबंध बनाया? 4 तरीके के संबंध में इंटेंसिटी कैसी है संबंध की? सर अच्छी है, अच्छा है, लेकिन First one, the most important one, most intense throughout the तो life. करेक्ट। तो क्या इस कुंडली में राजयोग है? यस सर। और क्या सबसे प्रबल वाला रिलेशनशिप है 9th sir. हाउस लॉर्ड और 10th हाउस के बीच में? यस। आंसर इज यस। तो हमें इसी तरीके से सबको, आप अपनी अपनी कुंडली देखिए, उसके अंदर एक लेवल ऑफ अवेयरनेस को समझना शुरू कीजिए। सर एक योग अलग होता है, ये ध्यान सर, रखना। ये जनरल कुंडली में धर्माधिपति होता है जुपिटर और कर्माधिपति होता है सैटर्न। वो अगर आपस से संबंध बना है तो वो भी एक लेवल का राजयोग होता है जिस जनरल सर। आप वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमने एक क्लास में बताया, पिछली क्लास में ही बताया था कि भाई फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, चाहे आप किसी भी राशि के हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पीछे जो है वो सूर्य है, बिकॉज सूर्य के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं होती। तो आप सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगा रहे हैं कि 10th हाउस जो है सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अभी फिर से वो कॉन्सेप्ट आगे चला गया। वो कॉन्सेप्ट में इस क्लास में अभी मैं फंक्शनल की बात कर रहा हूं, नेचुरल से फंक्शनल पे आया हूं। बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वहीं पे मैं उस जवाब को रोकूंगा प्रणव, इफ यूर ओके। डन सर, डन। बट ये राजयोग सबको समझ में आ गया? यस सर। आप अपनी कुंडली पर राजयोग निकाल के देखिए कि राजयोग है कि नहीं।
और उसके बाद देखिए धर्माधिपति कर्माधिपति। सर मुझे इसमें पूछना है कि अगर 9th हाउस 10th हाउस के साथ कोई रिलेशन नहीं बना पा रहा, कोई योग नहीं बना पा रहा, बट वो 9th हाउस 7th हाउस के साथ बना रहा है, या 9th हाउस 3rd हाउस 4th हाउस के साथ बना रहा है, तो भी कुछ होता है? बिल्कुल, वो राजयोग है। वो भी राजयोग है। कोई भी 9th हाउस लॉर्ड, इसका मतलब त्रिकोण का स्वामी। 7th हाउस लॉर्ड यानी केंद्र का स्वामी। तो 7th और 9th मिलकर राजयोग बना रहे। यस, राजयोग है। यस, मैंने कहा राजयोग में भी इंटेंसिटी है। उस राजयोग की हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो जिस समय पे क्लासिकल टेक्स्ट लिखी गई थी उस टाइम पे था कि धर्माधिपति कर्माधिपति। अब मैंने बोला था एक सैटर्न रिटर्न का हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब इसी कुंडली को देख लेते हैं, वापस एक आध कुंडली पे और आएंगे। इस कुंडली में सैटर्न कौन सी राशि में, कौन से घर में है? 8th हाउस 8th हाउस में है, मून में है। कैंसर। ठीक है। अब जो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट कई बार हम लगाते हैं कि डिफाइनिंग पीरियड्स होते हैं लाइफ में 30 साल के बाद, तो पता है सैटर्न को पूरा ये घूम के आने में वापस इस नेटल चार्ट के ऊपर ट्रांजिट कब करेगा, विच मींस कि सैटर्न जो है कर्क राशि में था जिस समय इस जातक का जन्म हुआ। एवरीबॉडी विथ मी? यस। उसके बाद सैटर्न गिव और टेक एक राशि में 2.5 साल के लिए रुकता है, दूसरे इसमें 2.5 साल के लिए रुकता है, तीसरे इसमें 2.5 साल के लिए रुकता है। तभी आपने कभी कुछ कॉन्सेप्ट सुना होगा, ढैया, 7.5, सुना है कभी? सुना है। तो उसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे। Yes. लेकिन सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा समय एक राशि में सैटर्न लगाता है। यानी अगर आपको 2.5 को गुना करेंगे 12 से, क्योंकि 12 राशियां मूव करेगा ना ऐसे ऐसे मूव करते हुए, करेक्ट? 30 साल तो कितने साल हो गए? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितने हो गए? 29.5 30 30 साल हो गए। तो अब सैटर्न हो सकता है कि जब एंटर हुआ था या इस जातक के लिए जब हुआ था तो कहीं हो सकता है जब 2.5 ईयर शुरू होना था उसी समय जन्म हुआ या उसके बाद जन्म हुआ। ये डिग्री का खेल होता है, हमें समझ में आता है कहां पे, मिडिल में कहीं पे था, क्योंकि एक राशि जो है वो 30 डिग्री होती है। तो हमें ये समझ में आया कि 20 डिग्री मतलब मिडिल से आगे पे थे सैटर्न, राइट? एनीवेज, उसकी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे। अब मुझे ये बताइए कि ये 30 साल के बाद जब सैटर्न जिस भी घर में आता है उस घर के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। आपकी स्वयं की कुंडली में आप देखेंगे अगर, तो उस घर के रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो हमने बोला कि 3-4 कुंडलियों पे हम लगा के देख लेते हैं कि ये कुंडली पे 30 साल के बाद सैटर्न जो है अष्टम भाव के रिजल्ट्स दिए होंगे। तो 30 साल में 8th हाउस से रिलेटेड चीजें आने की संभावना है। जब भी जातक ने जन्म लिया 30 साल के बाद सैटर्न, फिर 60 साल, करेक्ट, अगले 30 साल के बाद फिर वापस आएगा, फिर 90 साल। सर जिस इस कॉन्सेप्ट में अगर सैटर्न विल कम आफ्टर 30 years, it is giving the results of 8th house, but Saturn is the lord of 10th and 11th. So is it right to interpret that it will give results of 10th and 11th house also and the aspect also? हाँ, वो एक अनदर इंटरप्रेटिव लेयर है। मैं अभी आइसोलेशन में एक चीज बता रहा हूं। ओके सर, सिर्फ इसको आइसोलेशन में देख रहे हैं कि सैटर्न जिस भी राशि में वापस आता है वो एक उस हाउस के रिजल्ट्स देने की कोशिश होती है। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। आपको कुछ नहीं पता, आप सैटर्न देखिए तो जानने की कोशिश करते हैं। पूजा आपकी कुंडली है फिर से ये, और एक आध पे और देखेंगे। तो 30 साल की उम्र में क्या आपको याद है कुछ 8th हाउस रिलेटेड कुछ चीजें हुई? मुझे सर कुछ नहीं याद। ओके। आलोक जी, आप मेरा कुंडली उठा सकते हैं, मेरा भी सैटर्न महादशा चल रहा है अभी, तो आपका उठा लेते हैं, आप बताइए। तो मेरा भी उठा सकते हैं क्योंकि मेरा भी सैटर्न रिटर्न है। मैं 29 ईयर्स का हूँ, 27 ईयर्स का हूँ अभी। 20 फिर मतलब आपको पता है कि क्या होने वाला है। चलिए अभी मतलब मैं ये दोनों एग्जांपल्स उठाते हैं। मैं लियो असेंडेंट हूँ, तो अभी मेरा अष्टम पे शनि है। अभी तो मैं अभी आ रहा हूँ। आप बर्थ डिटेल्स दे दीजिए चंदन, इफ यू आर। 18 सितंबर 1985।
चंदन 18 सितंबर। बाद में मेरा भी एक बार चेक करिए। ओके, टाइम बताइए 5:45 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस है कटक, उड़ीसा। कटक, उड़ीसा। इज दिस योर चार्ट? यस। 30 इयर्स, ये क्या एग्जाम्पल है? 30 इयर्स कब कंप्लीट हो रहे हैं? सैटर्न रिटर्न्स। हाँ, 2015 में। 2015। तो 2015। 2015 में थर्ड हाउस के कुछ रिजल्ट्स आए थे आपके पास? यस। पैटर्न डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यस, हुआ? आया था थर्ड हाउस को। सो I have to put lot of effort of getting job, lot of changes, lot of going through a lot of tough time to put get the right job. So I put lot of effort to identify the right job, and lot of that time relocation also happened from one place to another to find the रीलोकेशन। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का है, आपका पड़ोस थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस चेंज हो जाता है, आपका पड़ोस चेंज होता है। तो आप इस पैटर्न्स को रीड करना शुरू कीजिए। और दिस इज वन एग्जाम्पल। जैसा मैंने बोला था, कुछ और एक एग्जाम्पल लेंगे। अमोघ, आप बताएं। अमोघ, यस सर। बताएं। 18 जनवरी या 1999। या टाइम? 21:58 PM। प्लेस? घाटकोपर, मुंबई। दैट्स महाराष्ट्र, राइट? घाटकोपर, मुंबई। मुंबई भी डाल सकते हैं। अभी मेरी एज 27 है, पर मेरे को अभी अष्टम का शनि है, तो देखते हैं, सबसे अभी बात करेंगे। अष्टम का शनि है? इज दिस योर चार्ट? मतलब नहीं, अभी ट्रांजिट में 8th हाउस में ना। हाँ, बट इज दिस योर चार्ट? यस यस यस, दिस इज माय चार्ट। या बराबर है। ठीक है, तो ट्रांजिट में अभी 8th हाउस ट्रांजिट अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। 30 ठीक है। साल की उम्र में 30 साल की उम्र में क्या होगा? सैटर्न जो है वापस जहां जातक का जन्म हुआ था वहां पे वापस सैटर्न पहुंचेगा। तो इसका मतलब अमोघ की लाइफ में कौन से हाउस के रिजल्ट्स शनि देने की कोशिश करेगा? 9th हाउस। क्या सब संभावनाएं हैं? क्या सब होने की संभावनाएं? बात When भी he देखो turns 30, क्या सब हो सकता है? इंटरनेशनल ट्रिप पढ़ाई छोड़ सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, इंटरनेशनल समुद्र पार कर सकते मजे हैं, आ सकते पढ़ाई हैं के बारे में बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो सकता है। पढ़ाई के बारे में बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो सकता पढ़ाई बहुत कर ली सर। अगर छोड़ सकता है, नहीं तो बहुत बड़ा PhD वगैरह हो सकता है। है। ज्यादा ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा हायर लेवल ऑफ पढ़ाई कर सकते हैं। स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल, किसने बोला स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल, वेरी गुड सर। और एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छे फॉरेन करेंगे। ट्रैवल के बहुत चांसेस है। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, हालांकि फॉरेन बहुत अच्छा लेसन देने वाला गुरु महादशा इज गोइंग ऑन। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बहुत संभावनाएं हैं। यस, करेक्ट। तो Yes. अब आप क्या कर रहे हो? सिंगल एक आपने सैटर्न को पकड़ा, अपनी अपनी कुंडली में सैटर्न देखिए। और सैटर्न, जब मैंने पहली बार इसको खुद पे लगाया तो सैटर्न मेरा 12th हाउस में बैठा है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने विदेश की यात्रा 30 साल की उम्र में की। तो मैंने बोला ये तो काम करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि काम क्या, ये पैटर्न काम करता है सबके लिए। तो अब अभी हम आपसे 3-4 कुंडलियां देखी। हमें 60 का वेट करना पड़ेगा सर। हाँ, अब 60 का, लेकिन आप रेट्रोस्पेक्टिव में देख सकती है कि 30 साल में वो हुआ था कि नहीं। अब मुझे भी 60 का ही वेट करना पड़ेगा। लेकिन 6th हाउस और 7th हाउस की इफेक्ट्स नहीं देगा उस हाउस के उस पे देगा। मैंने अभी प्रणव को या मैंने अभी एक जवाब दिया था कि इसको दीपक को दिया था कि मैं एक प्रिंसिपल को भी सिर्फ आइसोलेशन में लगा रहा हूं। ओके, हाँ। सिर्फ आइसोलेशन में देख रहे हैं कि सिर्फ सैटर्न ट्रांजिट ने क्या किया। और वो जब 30th ईयर का ही है ना ये तो। हाँ जी, और जब ट्रांजिट की जब बात करते हैं ना, इस चीज को फिर हम थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं। ट्रांजिट की बात करते हैं ना, सैटर्न और जुपिटर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम में के लिए एक राशि में होते हैं। तो ये दो ट्रांजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ट्रांजिट तो छोटी छोटी निकल जाती है। जैसे सैटर्न सबसे ज्यादा 2.5 साल, जुपिटर साल भर,
13-14 महीने। मार्स 45 डेज के आसपास रहेंगे। मर्करी उसी जगह से रहते हैं। सन हर एक महीने ट्रांजिट कर जाएंगे, है ना। और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में दूसरे राशि में चले जाते हैं। तो इसलिए सैटर्न और जुपिटर, और ये एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड कर रहे थे, बड़ी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे थे। 2 टर्निंग पॉइंट्स की बात हो रही है। एक टर्निंग पॉइंट था सैटर्न आपकी कुंडली पे 30 साल अगर आने वाला है, जैसे अमोक की सिचुएशन में आ चुका है, तो आप वैलिडेट कर सकते हैं। दूसरा टर्निंग पॉइंट है आपके लग्न लॉर्ड की दशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपका लग्न लॉर्ड की दशा और अंतरदशा पर ले लेते हैं, अभी तो एक ऑलमोस्ट खत्म क्रिटिकल होने वाला है। एस्पेक्ट, हाँ, तो एक क्रिटिकल टाइम आएगा। तो वो उस समय पे, क्योंकि लग्न आप स्वयं हो, आपकी करियर का ट्रांजिशन होने की संभावना हो जाती है। मेरा लग्न इस लॉर्ड और साल योग कारक अक्टूबर दो भी 6 को सेम आ है। रहा है आलोक जी। मेरा लग्न चल लॉर्ड रहा है। लग्न लॉर्ड और योग कारक दो भी सेम काम करते हैं ना सर? हाँ, सिमिलर काम करते हैं। सेम तो नहीं बोलूंगा प्रणव, ठीक है मेरा सिमिलर काम करते हैं। मार्स योग कारक है, 3rd हाउस में बैठा है, तो अच्छा है। हाँ, तो योग कारक, और आपका चंदन आपने कहा कि लग्न लॉर्ड की आ रही है दशा, तो वो अक्टूबर 6। हाँ, तो बस यू नो दैट मेनी थिंग्स यू मे स्टार्ट थिंकिंग बिल्कुल अलग। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, वो ना अंतर में बहुत सारी चीजें चलनी चालू होंगी, और वो हमें सर जब समझना मेरी चल रही है तो मेरे अंदर क्या चल रहा होगा? आई नो एवरी पर सब लोग तो स्वयं के चार्ट पे, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। घर में लोग कह रहे हैं कि दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा। हाँ, कह रहे हैं ना। वो भी ठीक है, दिमाग खराब होने के बाद फिर सेटल होगा। 5th हाउस, 9th हाउस और 1st हाउस वो हमने देख लिया। अब हम मोस्ट मेलिफिक लॉर्ड्स को देख लेते हैं। मैं ये 4 कैटेगरीज कंप्लीट करना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को समझ जाएं बहुत अच्छे से। लघु पराशरी में कहा गया है 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स जो हैं सबसे ज्यादा मलिफिक होते हैं आपकी कुंडली में। तो आप ये देखिए कि आपके 3rd हाउस के लॉर्ड कौन है, 6th हाउस के लॉर्ड कौन कौन है, और 11th हाउस के लॉर्ड कौन है। उनको समझिए, और समझिए कि उन पीरियड्स पे सिचुएशंस अलग होंगी। अब सिचुएशंस अलग होंगी, अगेन ये क्लासिकल टेक्स्ट लिखे गए थे एक पर्टिकुलर टाइम पे जब देशकाल पात्र अलग चल रहा था। अब अगर हम वापस आते हैं, एक स्पेसिफिक कुंडली को आज हमने पकड़ा हुआ, तो इसको पकड़ लेते हैं वापस। मैंने छोटा सा एक वीडियो जो लास्ट वाला दिया था, उसमें मैंने स्वभाव और प्रभाव की बात की, आपको याद है? यस। मैंने स्वभाव और प्रभाव की बात की थी। तो आपका 1st हाउस लॉर्ड, आपके 5th हाउस लॉर्ड और आपके 9th हाउस लॉर्ड, ये आपका स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है। लेकिन आपके 3rd हाउस लॉर्ड, ओके, आपके 6th हाउस लॉर्ड और आपके 11th हाउस लॉर्ड, ये आपका प्रभाव है। यहां से आप प्रभावित होते हैं। तो अब आप सोचिए, सिर्फ इतना ही अगर हम नजर लगाएं कि 1st, 5th और 9th में अगर आपके ज्यादा प्लैनेट्स हैं, और 3rd, 6th और 11th में ज्यादा प्लैनेट्स हैं, दोनों का क्या मतलब हो सकता है? ज्यादा वाले का प्रभाव ज्यादा होगा। इसका मतलब हम किसी और चीजों से ज्यादा प्रभावित होने की संभावना हमारी ज्यादा है, उस तरीके की हमारी ऊर्जा है। ये हमारा नेचुरल नहीं है। हमारा नेचुरल क्या है? इस कुंडली में अगर हम देखें, हमारा 159 नेचुरल क्या है? नेचुरल ये है, 1st, ये है 9th। और ये है। यानी नेचुरल स्वभाव हमारा गुरु का है, सूर्य का है और मंगल का है। ये हमारा नेचुरल प्रभाव है, नेचुरल स्वभाव है, सॉरी। लेकिन नेचुरल में
हमारे को कुछ प्लैनेट्स मिले हैं, आई मीन इंटरप्रिटेशंस की बात है, और हमारा प्रभाव कहां से आ रहा है? इस जगह पे प्रभाव है काम, क्रोध और लोभ। कहा गया है ना कि नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब इसमें गलत या सही नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमें थर्ड हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी? करेज की जरूरत है नहीं है? किसी का थर्ड हाउस अगर स्ट्रांग है तो कुछ भी करने की क्षमता है ना। यस। 11th हाउस स्ट्रांग का मतलब क्या है? मेरी डिजायर्स ही अगर खत्म हो गए फिर मैं करूंगा क्या अपनी जिंदगी में? मैं क्या करूंगी? तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। मैं गलत सही किसी को नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अगर आपकी धुरी है, आपकी धुरी है 159, वो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव से आप कितने प्रभावित होते हैं और कितने प्रभावित नहीं हो सकते, वो क्या बताएगा? आपके 159 की स्थिति और आपके 3611 की स्थिति बताएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि संभावना है इस कुंडली में, बैलेंस है, लेकिन संभावना है कि प्रभावित हो भी सकते हैं। जैसे एक ग्रुप में जाएंगे, 11th हाउस के डोमेन में जाएंगे, तो प्रभावित होने की भी संभावनाएं हैं। वो एक पैटर्न आप देख सकते हैं। तो सर जैसे इसमें थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि 9th का जुपिटर बैठा है उधर और उसका मार्स उधर है। करेक्ट, वो सेकेंड लेयर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। हाँ, यस, मतलब हाँ, ओके, यस। थोड़ा लेकिन कम प्रभावित अभी होगा। क्या हमने अप्रिशिएट किया? हमने अप्रिशिएट किया कि आपकी धुरी, जो आपका स्वभाव जो है 159 है, और आपको अवेयरनेस, यही तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या मैं प्रभावित हो सकता हूं, नहीं हो सकती हूं। और उसके बाद आप अपनी अवेयरनेस लेवल्स को बढ़ा करके फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्वभाव और प्रभाव, ये हमें समझ में आनी चाहिए। एक और कुंडली देख लेते हैं, स्वभाव और प्रभाव का एग्जाम्पल। तीर्था वाली कुंडली, तीर्था वाली ले लेते हैं। नंबर ऑफ प्लैनेट्स देखने होते मेरी हैं ले या लो, फिर कौन सा प्लैनेट बैठा है वो देखना उनको होता बहुत एंगर इश्यूज है। जब देखना, जब इंटरप्रिटेशन करना है, वो तो पूरा एक हम निकालेंगे, वही स्टेप चालू करेंगे। पहला स्टेप चालू करेंगे कि घर का सिचुएशन कैसी है, दूसरा करेंगे कौन से ग्रह हैं, तीसरा करेंगे कैसे संबंध है, चौथा करेंगे फ्रेंडशिप एनिमी क्या है। वो प्रोसेस नहीं छूटेगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक अप्रिसिएशन दे रहा हूं कि इस कुंडली में स्वभाव क्या नजर आ रहा है। इस कुंडली में मरकरी में मर्करी, सैटर्न और वीनस, ये स्वभाव होंगे। सैटर्न और वीनस, यस। और प्रभाव कहां से आ सकता है? मंगल, सैटर्न फिर से, और मून। सो वहां से प्रभावित हो सकती हैं। तो आपको ये अप्रिसिएशन करना है कि मेरा स्वभाव और प्रभाव, और स्वभाव को बेनिफिक बोला गया है और प्रभाव को मेलिफिक बोला गया है इस संदर्भ। असल में इसमें शनि क्या है कि वो प्रभाव और स्वभाव दोनों हाउसेज में है, तो हाँ। क्या उससे माना जाएगा? नेगेट, हाँ, गुड क्वेश्चन। ये नेगेट नहीं करेगा। तो स्वभाव में शनि का भी कॉन्सेप्ट आएगा, और मतलब शनि का स्वभाव में भी होगा और प्रभाव में भी होगा। वो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा प्रेम। सर वो तुला लग्न की कुंडली जैसा, फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड सेम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई कि लघु पराशरी के हिसाब से 159 सबसे ज्यादा बेनिफिक हो गया। तो क्या सब लोग अपनी कुंडली में समझ सकते हैं आपके 159 सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, और उसमें से 9th मोस्ट बेनिफिक है 3611। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही हमने यहां पे समझाया है कि 159 और 367 आपके स्वभाव और प्रभाव हैं। 159 अगर स्ट्रांग है तो आप इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। 3611 अगर स्ट्रांग है तो आप लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे। अब अपनी कुंडली पे इस चीज को लगा करके आप देख सकते हैं। हमने मॉडर्न डे केवियट दिया है कि 3611 को सबसे मेलिफिक प्लैनेट्स बोले गए हैं, बट 3611 के बिना कलयुग में रहना संभव नहीं। डिजायर्स ही खत्म हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा करेज ही खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? अब जो हमारे न्यूट्रल्स हैं,
4, 7, 10, जिस कुंडली को हम देख रहे थे उसी में तीर्था वाली कुंडली आ गई सामने, तो उसको देख लेते हैं। इसमें ये लॉर्ड्स जो हैं 9, 12 एंड 3, जुपिटर एंड मर्करी, ये न्यूट्रल हो गए। इसको पराशर मुनि ने, लघु पराशरी तो ऑथर कौन है आज तक नहीं पता लगा वैसे, बाय द वे लोगों ने कमेंट्री की है लघु पराशरी पे, पर लघु पराशरी के एक्चुअल ऑथर कौन है ये नहीं पता। तो लघु पराशरी में 4, 7 एंड 10, इसमें क्योंकि एरीज लग्न की कुंडली है तो हाउस नंबर और राशि नंबर बराबर हो गए, तो 4, 7 और 10 हाउस लॉर्ड्स आपके जो हैं न्यूट्रल है। तो अब कौन कौन से हाउसेस बच गए हमारे पास? हमने किसको किसको कवर किया? मोस्ट 159 हो गया, उसको कलर कर लेते हैं। तो हमने कहा 1, 5 और 9, ये हमने कहा मेलिफिक, 3, 6, 3, 6 एंड 11 हमने कहा मेलिफिक, और 4, 7 और 11 हमने कहा न्यूट्रल। कौन कौन से बच गए हमारे? 2, 8 7 और 10, थैंक यू। तो अब हमारे पास बच गए कौन? 2, 8 और 11, 2, 8 एंड 12, 2, 8 एंड 12। तो ये 3 हाउसेस जो हैं, इन 3 हाउसेस के लॉर्ड जिस तरीके की संगति में होंगे उस तरीके का स्वभाव टेक केयर कर लेंगे। यानी 4 कैटेगरीज हमारे पास क्या होगी? बेनिफिक, मेलिफिक, न्यूट्रल और द्वि स्वभाव। वो किसी तरीके की सिचुएशन ले सकती हैं। ये घरों की कैटेगराइजेशन हो गई। तो दोनों तरीके की वो सिचुएशन ले सकते हैं। यानी हमें यह समझना पड़ेगा कि इंप्रेशनेबल लॉर्ड्स जो होते हैं, इनको कहा गया है इंप्रेशनेबल लॉर्ड्स। 2, 8 और 12 ये इंप्रेशनेबल हैं। ये इन लॉर्ड्स को पकड़िए, ये लॉर्ड कहां बैठे, किसके साथ बैठे, किसके साथ युति बना के बैठे, उस तरीके का स्वभाव ये कर लेंगे और ये हमेशा बना लेंगे। यानी जहां भी वो बैठेंगे उस तरीके के घर की सिचुएशन करेंगे और जिनके साथ भी बैठेंगे उनका प्रभाव ले लेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसी कुंडली पे। इसमें सेकंड हाउस लॉर्ड कौन है? वीनस। क्या बात है, सेकंड हाउस लॉर्ड। अब सेकंड हाउस लॉर्ड की पीएसी याद है सबको? पीएसी याद है? अभी पीएसी करने वाले हैं हम। पीएसी याद है क्या है? एस्पेक्ट कंजंक्शन। तो सेकंड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां हो गई? 10th हाउस। तो इसको हम बोलेंगे P इज इक्वल टू 10th हाउस। क्लियर है? यस। अब हम देखेंगे कि क्या इस पे कोई एस्पेक्ट कर रहा है? एस्पेक्ट कोई कर रहा है? सर नो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 नहीं कोई कर एस्पेक्ट नहीं कर रहा। नहीं कोई कर हो रहा रहा है? कोई कर रहा है तो बताएं। नहीं, नो। और कंजंक्शन है क्या कोई? जुपिटर और वीनस। जुपिटर तो खुद ही है। प्लस वीनस का कंजंक्शन है। क्लियर हो गया? एक 9 एक तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस कुंडली में जुपिटर और वीनस का जो कंजंक्शन है वो सेकंड हाउस लॉर्ड किस तरीके का बन गया अकॉर्डिंग टू व्हाट वी जस्ट लर्नड? सर मेलिफिक होगा सर, क्योंकि वीनस सबको खराब करेगा। वी डिस्कस्ड लास्ट क्लास। वीनस सबको खराब करेगा, मतलब वीनस हैज द एबिलिटी सर इट इज कंजंक्शन ऑफ टू सर दोनों कंजंक्शन में दोनों जुपिटर और वीनस दोनों। वेट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जुपिटर के साथ है तो उस पे उसका प्रभाव होगा। तो सेकंड हाउस लॉर्ड जो है वो कैसी स्थिति बनाएगा? हाँ, मार्केश का भी कॉन्सेप्ट आ गया। बट सेकंड हाउस लॉर्ड जो है, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि सेकंड हाउस लॉर्ड जो है वो स्वयं को वैसा बना लेगा जिस तरीके की संगति में होगा, जहां जाके बैठेगा। जुपिटर जैसा बना। हाँ, तो सबसे पहला पूछते हैं कि सेकंड हाउस लॉर्ड अच्छी जगह पे जाके बैठा है? यस प्लेसमेंट अच्छी है उसकी? यस। अच्छा। उस पे क्या किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है?
नो नहीं नो जिस ग्रह के साथ युति में बैठा है क्या वो नेचुरल बेनिफिक है? यस यस सर। और जिस ग्रह के साथ बैठा है वो इस कुंडली में भी केंद्र का स्वामी है। यस 9th and 12th, फिर 12 4th and फोर्थ 7th और house. सेवेंथ का स्वामी है। यस आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड किस तरीके से बिहेव करेगा? अच्छा भी अच्छा भी है। ठीक ठाक और बिहेव सर करेगा। और वो 9th हाउस का भी लॉर्ड है। हैं? वो 9th हाउस का भी लॉर्ड है। अच्छा लिख रहा है, लेकिन जुपिटर एंड वीनस आर नॉट फ्रेंड्स, देयर एनिमीज। ओके बट दैट आपने बोला था कि सात्विक ग्रह का प्रभाव अगर उसके साथ कोई बैठता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव पड़ता है, तो आई थिंक कि जुपिटर ज्ञान जहां और भी बैठेगा, डॉक्टर दोनों दीपिका देगा। अगर बिल्कुल सही बात आपने कही, जुपिटर जहां भी बैठेगा वो स्वयं के साथ। और ये जो फ्रेंडशिप एनिमी का जो कॉन्सेप्ट है ना, फ्रेंडशिप एनिमी का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जुपिटर और वीनस का एक कहानी के जरिए, और ये आपके मस्तिष्क पटल पे बैठ जाएगी और बैठ जानी चाहिए। गुरु और शुक्र, शुक्र तो शुक्राचार्य हैं, दैत्यकार गुरु, हाँ दैत्यों दैत्य के गुरु हैं स्टोरी में। तो आपको पता है कि गुरु जो हैं बृहस्पति, स्वयं के घर में गुरु बृहस्पति हैं, हाँ स्वयं के घर में अगर शुक्राचार्य को बुला के बिठाते हैं तो वो शुक्राचार्य एग्जॉल्ट हो जाते हैं, पता है आपको? हाँ सर, जुपिटर तो साजिन करेक्ट है सर। जुपिटर के घर में अगर शुक्राचार्य बैठे हैं तो वो एग्जॉल्ट हो गए, लेकिन ऑपोजिट इज नॉट ट्रू। यानी जुपिटर फील्स वेरी अनकंफर्टेबल सिटिंग इन द वीनस हाउस। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? यस सर। जब गुरु के घर में शुक्र बैठे हैं तो गुरु के तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि गुरु साथ में है तो उनकी ऊर्जा को उस तरीके से चैनलाइज किया हुआ है। लेकिन शुक्र के घर में गुरु को जाके बैठना पड़े तो गुरु फील्स वेरी अनकंफर्टेबल। तो इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम दिमाग में लगाएं तो ये क्या नहीं कहा जा सकता कि साथ में गुरु भी बैठे हैं शुक्राचार्य के? तो क्या अपना गुरु जो है, मैंने आपको कंजंक्शन की क्लास में बताया था कि क्या गुरु के पास शुक्र की ऊर्जा को एब्जॉर्ब ना करने की, या शुक्र को, इन दोनों का एक दूसरे के प्रति ठीक वैसा ही हो गया जैसे बच्चे घर में बैठे अपने माता पिता के साथ। याद है वो एग्जाम्पल? इस केस में गुरु विल क्रिएट ए पॉजिटिव इंपैक्ट जहां पे वीनस के साथ बैठे हैं। और वीनस कौन सा लॉर्ड है? सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बिहेव करेगा या नहीं बिहेव करेगा? मुझे ये बता दीजिए लॉजिकली। बिहेव करेगा, बिहेव करना चाहिए बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। तो आज मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें थी हमारी कुंडली को लेकर के, फंक्शनल चीजों को लेकर के, और चीजें अब इकट्ठी हो रही हैं। और इसी क्लास के बाद अब हम एक पर्टिकुलर कुंडली उठाएंगे और उसमें सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, यानी अगली क्लास में आने से पहले आप लोग प्लीज जितनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल कुंडली पे। यानी हम एक हाउस पकड़ेंगे, रिलेशनशिप्स देखेंगे, एनिमिटीज देखेंगे, और फिर वो चीजों को हम बदलना शुरू करेंगे। आज के लिए रिपीट कर दूं, हमने क्या किया? हमने फंक्शनल मेलिफिक, फंक्शनल बेनिफिक की बात की, जिसमें हमने देखा कि 1, 5, 9 लॉर्ड्स ऑलवेज बेनिफिक, 3, 6, 11 मेलिफिक, 11 लॉर्ड मोस्ट मेलिफिक, 9th लॉर्ड मोस्ट बेनिफिक। उसके बाद हमने 4, 7, 10 को बोला न्यूट्रल, और 2, 8 एंड 12 को बोला वो जिस तरीके से उसकी पीएसी लगा करके देखेंगे, जैसी प्लेसमेंट, जैसी एस्पेक्ट, जैसी कंजंक्शन, उस तरीके का वो स्वभाव कर लेंगे।